हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो तक हम हमारे देश को आज़ादी जो कि 15 अगस्त 1947 को मिली उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और जो हमारे देश का पार्टीशन हुआ जिसमें कि दो हिस्से जैसे कि ईस्ट बंगाल और एक प्रकार से ईस्ट बंगाल और असम या फिर एक प्रकार से उसके कुछ हिस्सों को ईस्ट पाकिस्तान के रूप में माना गया। और साथ ही में जो वेस्ट पंजाब और सिंध बलूचिस्तान, साथ ही में अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तो इनको मिला के एक प्रकार से वेस्ट पाकिस्तान के रूप में जाना गया। इनके बारे में हम लास्ट वीडियो तक पढ़ चुके हैं। और अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो हमारा एक प्रकार से अब जो उस जिस समय की हमारे अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चल रहे थे और जो जुडिशियल डेवलपमेंट चल रहे थे, सोशल रिफॉर्म्स चल रहे थे, तो उनके बारे में आगे आज हम पढ़ते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 26, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट्स किस किस प्रकार के उस समय भारत के अंदर चल रहे थे, जिसके बारे में हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कि जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत के अंदर आई, जो कि 1765 में आफ्टर 1764 जो बैटल ऑफ बक्सर हुई, जिसके बाद में 1765 में उन्होंने एक प्रकार से एक फरमान लिया, जो कि मुगल एम्परर से उन्होंने एक फरमान लिया। उसके बाद से वो एक एज ए रूलिंग बॉडी भारत के अंदर वर्किंग करने लगी। जिसके बाद हम बात करते हैं कि द पीरियड बिटवीन 1773 एंड 1858 अंडर द कंपनी रूल एंड देन अंडर द ब्रिटिश क्राउन टिल 1947 के एक प्रकार से हम देखते हैं जो 1773 से लेके 1858 तक कंपनी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल भारत के अंदर रहा। और साथ ही उसके बाद हम बात करते हैं कि आफ्टर 1858 से लेके 1947 तक टिल हमारी इंडिपेंडेंस तक हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किए गए, या फिर एक प्रकार से हम बात करें तो ब्रिटिश क्राउन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके द्वारा किए गए। इसके बाद हम बात करते हैं कि द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द चेंजेस वर टू सर्व द ब्रिटिश इंपीरियल आइडियोलॉजी बट इन अनइंटेंशनली दे इंट्रोड्यूस एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न स्टेट इनटू इंडियाज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एक प्रकार से हम अगर देखते हैं जो ब्रिटिशर्स की एक इंपीरियल आइडियोलॉजी थी, लेकिन फिर भी अगर वो एक प्रकार से वो नहीं चाहते थे और नहीं चाहते हुए भी वो भारत के अंदर एक प्रकार से मॉडर्न स्टेट के रूप में भारत को बनाए गए, जिसमें कि हमारे जो पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके प्रकार से मॉडर्न रूप मिला। और जिसके बाद हम देखते हैं कि भारत के अंदर अब अभी अगर हम देखें तो इस समय जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बिटवीन 1773 एंड 1858 के बीच में किस किस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जो बैटल ऑफ बक्सर हुई वो 1764 में हुई। वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट, जो कि एक प्रकार से हम बात करते हैं रेवेन्यू कलेक्शन का राइट्स है, वो एक प्रकार से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के उन्होंने ले लिए थे। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो उन्होंने मुगल एम्पर जो शाह आलम द्वितीय थे उन्हें उनको एक एनुअल सब्सिडी भी दी गई जिसके बदले में। और साथ ही हम देखें जो तत्कालीन अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला, उनको एज एनुअल पेंशन दे दी जाने लगी। जिसी के साथ हम बात करते हैं कंपनी अपॉइंटेड, उन्होंने कंपनी ने दो इंडियंस को एज डेप्यूटी दीवान के रूप में उन्होंने अपॉइंट किया, जिनमें हम बात करते हैं फर्स्ट थे मोहम्मद रेजा खान जो कि बंगाल के लिए थे, और साथ ही में जो राजा सिताब रोय थे वो बिहार के लिए, उन्हें एज ए डेप्यूटी दीवान उन्हें एक प्रकार से अपॉइंट किया गया। जिसके बाद हम बात करते हैं कि इन 1767 द फर्स्ट इंटरवेंशन ऑफ इंडियन अफेयर्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट केम इन। अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम जो इंडियन अफेयर्स के एक प्रकार से हम देखते हैं तो इंटरफेरेंस उनका स्टार्ट हुआ, वो अगर देखते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टार्ट हुआ 1767 के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं जो 1765 टू 72 तक लेकर जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चला, वेयर द कंपनी, अगर हम देखें तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी थी, कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, कंपनी ट्रेडिंग करती थी, और साथ ही में उनके पास बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। वो हमने पहले भी पढ़ा था। और उसके साथ हम बात करें जो उनके इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे, लाइक जैसे हम बात करते हैं नवाब ऑफ अवध या फिर मुगल एम्पर थे या फिर अदर जो हमारे जो जमींदार थे, वो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अगर हम उनके पास किसी प्रकार की कोई अथॉरिटी नहीं थी। और ये एक प्रकार से हम देखते हैं ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो लगभग 7 साल तक कंटिन्यू रहा। जिसके बाद हम बात करते हैं तो इस पीरियड के अंदर किस किस प्रकार के कैरेक्टराइज थे जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। उस समय हम देखें तो रैम्पेंट करप्शन चल रहा था, देखें तो बहुत ज़्यादा करप्शन था, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज़्यादा करप्शन किया करते थे। वो एक प्रकार से करप्शन कर करके जो ट्रेडिंग थी उनको आगे प्रमोट किया करते थे। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शन स्टार्ट हुआ, और साथ ही में जब एक प्रकार से हम देखें तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डिमांड हुई, तो उसकी वजह से स्टार्ट हुआ ऑपरेशन ऑफ पीजेंट्री को काफ़ी ज़्यादा दबाया गया। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो चुकी थी, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई, लेकिन उसके सर्वेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिशिंग हो रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले बन चुके थे, क्योंकि एक प्रकार से वो बहुत ज़्यादा करप्शन किया करते थे और एक प्रकार से खुद के अगर देखें तो खुद की जेब बढ़ने में लगे रहते थे। बाय नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रेगुलेट द कंपनी, और इसी वजह से जब एक प्रकार से हम देखते हैं तो
कंपनी बैंकरप्सी में गई, तो जब कंपनी ने उनसे एक मिलियन पाउंड की डिमांड की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उससे, तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रकार से उनसे बात की और कहा कि अब हम एक प्रकार से आपकी कंपनी को रेगुलेट करेंगे कि किस प्रकार से अपनी कंपनी आपकी कंपनी वहाँ पे वर्किंग कर रही है। तो स्टार्ट हुआ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसकी वजह से अगर हम देखें तो कंपनी की बैंकरप्सी की वजह से या फिर 1 मिलियन पाउंड की डिमांड की वजह से उन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये एक लाया गया जो था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट टाइम जो इंडियन अफेयर थे उनके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुई। साथ ही में ये एक प्रकार से एक एफर्ट स्टार्ट हुआ जिसमें कि वो कंट्रोल करने लगे और रेगुलेट करने लगे जो फंक्शनिंग थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको। इसके बाद हम बात करते हैं रिकॉग्नाइज दैट कंपनीज रोल इन इंडिया एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए ट्रेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फील्ड्स। जो एक प्रकार से ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसने ये चीज़ भी बता दी कि अब केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी के रूप में नहीं है, ये यहाँ पे अब एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पॉलिटिकल एक प्रकार से वर्किंग है वो भी संभालने लगी है। साथ ही में हम इसके बात करते हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको भी एक प्रकार से इसी जो एक्ट आया उसके माध्यम से इसको स्टार्ट किया गया। साथ ही हम देखते हैं डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल कोरेस्पोंडेंस रिगार्डिंग रेवेन्यू अफेयर्स एंड सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द गवर्नमेंट। जो भी अब कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनको एक प्रकार से अब अगर हम देखें तो उनके ऊपर एक प्रकार से ये एक उनकी जो होती है कि उन्हें एक प्रकार से करना ही था उनके कोरेस्पेंडेंस जो भी जिस प्रकार के अगर हम देखें तो उनके जो इंडिया के अंदर जो भी वर्किंग चल रही थी लाइक जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उनके रेवेन्यू अफेयर्स, वो सभी की डिटेल्स आपको कंपनी की जो डिटेल्स थी वो गवर्नमेंट को देनी होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन था वो गवर्नर जनरल के द्वारा चलाया जा रहा था और साथ ही में उनके पास एक काउंसिल्स भी रखी गई जिसमें 4 मेंबर्ड काउंसिल्स होती थी जो कि एक प्रकार से सिविल और जो मिलिट्री गवर्नमेंट है या फिर मिलिट्री जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालेगी। साथ ही में अगर हम बात करते हैं कि जो एक प्रकार से दे वर रिक्वायर्ड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी रूल, जो मेजॉरिटी रूल था इसके अनुसार उन्हें वर्किंग करना था। अगर हम देखते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग्स और 4 अदर जो एक प्रकार से हम देखते हैं जो 4 अदर जो काउंसिल के मेंबर्स हैं उनका नाम इसके अंदर रखा गया और है जो उन्हें कंपनी के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया। जिसके बाद हम बात करते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई जो कि बंगाल के कैलकाटा के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और उन्हें एपिलेट जुरिस्डिक्शन के पावर्स भी उन्हें दिए गए। इसके बाद हम बात करते हैं कि द गवर्नर जनरल कुड एक्सरसाइज सम पावर्स और बॉम्बे एंड मद्रास की, जो मद्रास और जो बॉम्बे की अगर हम देखें तो इस एक्ट से पहले बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता 3 भारत के अंदर एक प्रकार से हम देखें तो उनकी प्रेसिडेंसीज थी या फिर एक प्रकार से हम देखें तो उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी। लेकिन अब अगर देखते हैं तो कलकत्ता को मोर पावर्स दे दिए गए और बॉम्बे और मद्रास की जो अगर हम देखें तो उनकी अलग जो ब्रांचेस थी उनको उनके सबऑर्डिनेट बना दिया गया। तो इस वजह से इसके बाद हम देखते हैं कि जो द होल स्कीम वाज बेस्ड ऑन चेक्स एंड बैलेंसेस, तो इसी के लिए एक प्रकार से ये एक्ट लाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं तो इसी एक्ट के अंदर 1773 के एक्ट के अंदर 1781 के अंदर अमेंडमेंट किए गए जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक प्रकार से उनका सुप्रीम कोर्ट का अगर हम देखें जुरिस्डिक्शन डिसाइड किया। साथ ही में जो एक प्रकार से इसको बनाया गया कि आप पर्सनल लॉज को भी आप डिफेंड कर सकते हैं। उसी के साथ जो सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थे वो एक प्रकार से इम्यून थे, उन्हें किसी प्रकार की अगर वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं तो उनके ऊपर किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं लगाए जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट आया जो कि 1784 में आया जिसमें अगर हम बात करते हो पिट्स एक तत्कालीन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके द्वारा अगर ये एक प्रकार से ये लाया गया जिसमें द ब्रिटिश गवर्नमेंट ए लार्ज मेजर ऑफ कंट्रोल कंपनीज अफेयर्स की, जो कंपनीज अफेयर्स थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टार्ट हुआ। साथ ही में हम देखते हैं कि जो सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट थे स्टेट के वो भी अगर कंपनी को भी एज ए सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट बना दिया गया। द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वर टर्म्ड एज ब्रिटिश पोजेशंस, कि अब जो 1784 है उसके बाद से जो भी कंपनी टेरिटरीज इंडिया के अंदर अक्वायर करेगी वो सभी एक प्रकार से वो टेरिटरीज हैं वो ब्रिटिश पोजेशन के रूप में उन्हें माना जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये भी एक प्रकार से 1784 से ही स्टार्ट हुआ। इसी के साथ गवर्नमेंट कंट्रोल और कंपनीज अफेयर्स वर ग्रेटली एक्सटेंडेड, वो ज़्यादा आगे तक बढ़ा दिया गया। साथ ही में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टिंग ऑफ चांसलर ऑफ एक्सचेकर एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक प्रकार से इनकी एक नई नई अगर हम देखें तो काउंसिल्स बनाई गई। साथ में 4 मेंबर्ड एक प्रीवी काउंसिल्स भी बनाई गई वे टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कंपनीज सिविल एंड मिलिट्री रेवेन्यू अफेयर्स। एक प्रकार से जो सिविल मिलिट्री और जो रेवेन्यू अफेयर्स थे वो वहाँ पे प्रीवी काउंसिल के अंदर एक प्रकार से वहाँ पे उनकी चर्चा होने लगी। साथ में अगर हम बात करते हैं इन इंडिया द गवर्नर जनरल वॉज टू हैव ए काउंसिल ऑफ 3, जो गवर्नर जनरल होंगे उनके पास 3 मेंबर्ड काउंसिल होगी। साथ में अगर हम देखें तो प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास और सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल, जो कि कलकत्ता के गवर्नर जनरल होंगे उनके सबॉर्डिनेट बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज होंगी वो उनके सबॉर्डिनेट होंगे। साथ ही में अगर हम बात करते हैं ए जनरल प्रोहिबिशन वाज ब्लेस्ड ऑन एग्रेसिव वॉर्स एंड ट्रीटीज, कि एक प्रकार से जो एग्रेसिव वॉर्स और उस समय में जो ट्रीटीज की जाए तो उनके ऊपर भी एक प्रकार से
प्रोहिबिशन लगा दिया गया कि आपको एक टैक्टिकली और एक तरीके से आपको ये काम करना चाहिए। जिसके बाद बात करते हैं द एक्ट ऑफ 1786, जो कि अगर हम देखें तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे वो कॉर्नवालिस, उनको भारत में लाने के लिए उनकी डिमांड के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये एक्ट लाया गया था, जिसमें कि दो जो पावर्स थे एक प्रकार से अगर हम देखते हैं तो कॉर्नवालिस को एक प्रकार से दोनों पावर्स दिए गए, जो कि एक प्रकार से गवर्नर जनरल के पावर थे वो भी कॉर्नवालिस को मिले, और साथ ही में जो कमांडर इन चीफ के पावर्स थे वो भी कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। उसी के बाद हम बात करते हैं ये जो कॉर्नवालिस थे उन्हें एक प्रकार से उनको जो काउंसिल्स के डिसीजन होते थे, और एक प्रकार से उनकी जो अगर हम देखें तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी डिसीजंस की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी होती थी वो भी एक प्रकार से कॉर्नवालिस को ही डिसाइड करने के बारे में कहा गया। तो कॉर्नवालिस को काफ़ी ज़्यादा पावर देके भारत के अंदर भेजा गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जो कि एक प्रकार से अगर हम देखें तो आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ जो कंपनी थी उसको अगर हम देखते तो ये कहा गया था कि हर 20 साल बाद में आपके लिए एक एक्ट आएगा जिसको जो कि आपको रेगुलेट करने के लिए होगा, जिसमें ये फिर से नेक्स्ट 1793 में ये एक्ट लाया गया, जो कि इसके हम देखते हैं कि जो कंपनी की जो प्रिविलेज थी उनको 20 साल तक और एक्सटेंड कर चुका था। साथ ही में अगर हम देखते हैं कि अब कंपनी है वो अपने जो इंडियन से जो रेवेन्यूज कमाती है उनसे वो 5 लाख पाउंड एनुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करेगी, जिसमें कि उन्हें हर साल एक साल में 5 लाख पाउंड उन्हें देने होंगे, फिर $500,000 उन्हें देने होंगे। साथ ही में अगर उन्हें किसी भी प्रकार का अगर जो अपॉइंटमेंट करने हैं लाइक जैसे गवर्नर जनरल के, गवर्नर्स के, कमांडर इन चीफ के, तो उसके लिए आपको रॉयल अप्रूवल की जरूरत होगी। साथ ही में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो बिल्कुल भी इंडिया को नहीं छोड़ सकते हैं जब तक कि उन्हें जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसके द्वारा परमिशन नहीं दी जाए, या अगर वो छोड़ते हैं जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो बाहर इंडिया को छोड़ते हैं तो एक प्रकार से उनका एज ए रेजिग्नेशन इसको ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं द कंपनी वॉज एम्पावर्ड टू गिव लाइसेंसेज टू इंडिविजुअल्स एज वेल एज द कंपनीज एम्प्लॉय टू ट्रेड इन इंडिया, कि कंपनी को अब ऐसे पावर भी दिए गए कि वो किसी भी इंडिविजुअल को भी एक प्रकार से लाइसेंसेज दे सकती है, साथ ही में वो कंपनी के एम्प्लॉयज को भी भारत के अंदर ट्रेड करने के लिए लाइसेंसेज दे सकती है। तो एक प्रकार से लाइसेंस सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया गया। साथ ही में बात करते हो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उसको जुडिशरी जो फंक्शन थे उसके सेपरेट कर दिया गया। साथ ही में इस वजह से जो माल अदालत थी वो भी एक प्रकार से खत्म हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं होम गवर्नमेंट मेंबर्स थे वो what to do be paid out of Indian revenues which continued up to 1919, कि जो होम गवर्नमेंट मेंबर्स थे वो भी एक प्रकार से इंडियन रेवेन्यूज के द्वारा ही उन्हें पेड किया जाता था, जो कि 1919 के एक्ट के अंदर इसको खत्म किया गया। उससे पहले तक इंडियन रेवेन्यूज के द्वारा ही उनके जो एक प्रकार से हम देखते हैं उनकी सैलरीज वगैरह या फिर उनके प्रिविलेज उनको सपोर्ट किए जाते थे। इसके बाद हम बात करते हैं जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये फिर से जो 1793 का एक्ट है उसके 20 ईयर्स के बाद में आया। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लैंड द बिजनेस इंटरेस्ट वॉज प्रेसिंग for and the company's monopoly are trade in India because of a spirit of opening of many market in like अगर हम बात करते हैं जो तत्कालीन अगर हम देखें तो जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क होने लगे और भी बोलने लगे कि हमें भी क्या ईस्ट इंडिया कंपनी कोई ऐसी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, अदर कंपनीज भी भारत के अंदर होनी चाहिए ताकि जो ब्रिटेन का ट्रेड है वो बढ़ सके और एक प्रकार से हम अच्छी तरह से रेवेन्यू गेन कर सके। तो इसके लिए अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो कंपनी की मोनोपोली थी उसको खत्म किया जाने लगा। साथ ही में अगर हम बात करते हैं जो लाइज्ड फेयर की एक नीति थी कि जो मार्केट्स हैं उनको सबके लिए ओपन कर दिया जाए ताकि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तत्कालीन समय में चल रहा था उसको एक तरह से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल सके। और साथ ही में जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था नेपोलियन का उसमें कि एक प्रकार से जो नेपोलियन था वो जो यूरोपियन पोर्ट्स थे जो उनको एक प्रकार से ब्रिटेन के सभी प्रकार से ब्रिटेन के लिए बंद कर चुका था। तो इस वजह से भी उन्होंने ये नीति लेके आए और एक प्रकार से उन्होंने जो 1813 के एक्ट के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको मोनोपोली को एंड किया और एक प्रकार से अगर हम देखते हैं तो सभी कंपनीज थी उनके लिए इसको ओपन कर दिया। जिसके बाद हम बात करते हैं उसके क्या किस किस प्रकार की ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल किया गया है, जिसमें कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया एंडेड, कि जो कंपनी की मोनोपोली थी जो इंडिया के अंदर वो ट्रेड किया करते थे, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया के अंदर ट्रेड किया करती थी, वो मोनोपोली एक प्रकार से एंड हुई। साथ ही में अगर देखते हैं तो कंपनी के पास अब केवल और केवल चाइना के साथ ट्रेड और जो चाय के अंदर जो ट्रेड किया जाए फिर चाय का जो ट्रेड किया जाता था वो मोनोपोली ही अब कंपनी के पास रह गई थी। उसके अलावा जो भी मोनोपोलीज थी वो एक प्रकार से कंपनी की एंड हो चुकी थी। साथ ही में बात करते हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनको 10.5% डिविडेंड एक प्रकार से रेवेन्यू ऑफ इंडिया से जो इंडिया की रेवेन्यू आती थी उससे एक प्रकार से उनको प्रॉमिस की गई। साथ ही में इसको 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। साथ ही में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पावर्स थे उनको आगे और बढ़ा दिया गया और 1 लाख रुपए की एक पर एनम एनुअली पर ईयर के लिए एक अमाउंट को एक फिक्स रखा गया जिससे कि वो एजुकेशन का प्रमोट कर सकते हैं लाइक जैसे लिटरेचर, एक प्रकार से हम देखें तो मॉडर्न एजुकेशन, तो इनको साइंटिफिक एजुकेशन, तो इनको एक प्रकार से वो प्रमोट कर सकते हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं तो द रेगुलेशन मेड बाय काउंसिल ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता वर नाउ रिक्वायर्ड टू बी लेड बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट,
कि अब किसी प्रकार के अगर कोई भी रेगुलेशन जिसमें कि जो काउंसिल्स है मद्रास के अंदर, बॉम्बे के अंदर और कलकत्ता के अंदर, वो एक प्रकार से कोई भी अगर रेगुलेशंस बनाती है, कोई भी लॉ बनाती है, तो उनको एक प्रकार से पारित करने से पहले आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने इनको रखना होगा और वो ही एक प्रकार से इसी के लिए परमिशन देगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज वर ऑल्सो परमिटेड टू कम टू इंडिया एंड प्रीच देयर रिलीजन, के अपने रिलीजन को, अपनी क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन मिल चुकी थी। इसके बाद हम बात करते हैं जो चार्टर एक्ट ऑफ 1933 आया, जिसमें फिर से एक 20 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया गया और साथ ही में जो कंपनी की मोनोपोली थी, जो चाइना के साथ ट्रेड और जो चाय का ट्रेड था, उसको भी एक प्रकार से इसमें खत्म कर दिया गया। एक प्रकार से अगर हम देखते हैं जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रेडिंग राइट्स थे, उनको लगभग हम देखते हैं 1813 में अगर बहुत ज़्यादा खत्म कर दिया गया, उसके बाद में 1833 में इसको बिल्कुल अबोलिश कर दिया गया और जो चाइना और जो चाय का ट्रेड था वो भी एक प्रकार से अब खत्म हो गया। इसी के बाद हम बात करें ओल्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन एंड द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया वर लिफ्टेड, की जो भी एक प्रकार से हम देखते हैं जो यूरोपियन इमिग्रेशन की थी और जो भारत के अंदर जो प्रॉपर्टी एक्विजिशन करने की अगर हम देखें तो रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, उनको भी हटा दिया गया और जो इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल लेजिस्लेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइजेशन था गवर्नमेंट का, वो भी एक प्रकार से आगे बढ़ाया गया। जिसके बाद हम बात करते हैं जो गवर्नर जनरल वॉज गिवन द पावर टू सुपरिंटेंड कंट्रोल एंड डायरेक्ट ऑल सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कि जो गवर्नर जनरल थे वो एक प्रकार से कंपनी के सभी प्रकार के जो भी अफेयर्स होते थे, चाहे उनको सुपरिंटेंड करने का, साथ में उनको कंट्रोल करने का और डायरेक्ट करने का एक प्रकार से उनको एक पावर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की एक प्रकार से जो अदर और साथ ही में जो अदर टेरिटरीज थी, वो अब एक प्रकार से कंप्लीटली जो भी एक प्रकार से गवर्नर जनरल के कंट्रोल में होंगे। उसी के साथ हम बात करते हैं कि ऑल रेवेन्यूज वर टू बी रेज्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल हु वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर टू, कि जो भी रेवेन्यूज भारत से गेन होते हैं वो अब केवल और केवल एक बार गवर्नर जनरल के अथॉरिटी के अंडर में होंगे और वो ही उसके ऊपर डिसाइड करेंगे किस प्रकार से इनका एक्सपेंडिचर किया जाना चाहिए। साथ ही में द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर ड्रास्टिकली डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स, कि जो मद्रास और बॉम्बे थी उनके लेजिस्लेटिव पावर्स तो इनको बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया था। एक प्रकार से जो कलकत्ता की जो काउंसिल थी उसके पावर्स को बहुत ज़्यादा ऊपर तक हाइक कर दिया गया था। इसके साथ हम बात करते हैं जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उनके अंदर एक लॉ मेंबर को भी रखा गया था ताकि वो जो प्रोफेशनल एडवाइस जो लॉ मेकिंग के लिए प्रोफेशनल एडवाइस दे सके। इसमें हम बात करते हैं जो फर्स्ट लॉ मेंबर के रूप में लॉर्ड मकोले को अपॉइंट किया गया था। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंडियन लॉज थे एक प्रकार से हम देखते हैं तो उनको फिर से एक प्रकार से कोडिफाइड किया गया, उनको फिर से कंसोलिडेट किया गया और एक प्रकार से इसमें देखा गया कि कोई भी इंडियन सिटीजन है उसको एम्प्लॉयमेंट से डिनाई नहीं किया जाए, वो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं रहेगा। कंपनी किसी भी अगर हम देखें तो रिलीजन, कलर, बर्थ और डिसेंट के ऊपर किसी भी इंडियन को एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट से डिनाई नहीं करेगी। उसी के साथ हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टेक स्टेप्स टू एमेलियोरेट द कंडीशन ऑफ स्लेव्स एंड टू अल्टीमेटली अबॉलिश स्लेवरी, कि जो स्लेव्स की जो कंडीशन है भारत के अंदर या फिर एक प्रकार से जो भारत के अंदर स्लेवरी चल रही है उनको अबोलिश करने के लिए एक प्रकार से नए नए एडमिनिस्ट्रेशन लाए जाएंगे ताकि जो लोगों की स्थिति है उसके अंदर सुधार किया जाएगा। तो ये सभी 1833 के एक्ट में कहा गया। इसके बाद हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुई, जो भी एक प्रकार से अगर हम देखें जो 20 ईयर्स के अगर हम देखें तो एक्सटेंड किया जाता था कि अब नेक्स्ट आपके 20 ईयर्स के लिए आपकी जो मोनोपोली है उसको एक्सटेंड किया जाता है, वो एक प्रकार से खत्म कर दिया गया और उसे कहा गया कि अब अनलिमिटेड आपकी जो मोनोपोली होगी वो होगी, जब चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट आपकी जो मोनोपोली है उसको छीन सकती है। इसी बाद हम बात है तो कंपनी वाज कंटिन्यू पोजीशन ऑफ टेरिटरीज अनलेस द पार्लियामेंट प्रोवाइडेड अदरवाइज, इसके बारे में हम अभी बात की है कि जो कंपनी एक प्रकार से तब तक जब तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट आपको किसी भी प्रकार के अदर जो रूल्स नहीं बताती है तब तक आप अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रख सकते हैं। आपके लिए कोई सी प्रकार की कोई 20 ईयर्स की गाइडलाइन नहीं होगी। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके एक प्रकार से उनकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया जो कि 18 तक लाया गया। उसी के साथ हम बात करते हैं जो ICS के इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम होती थी जो कि एक प्रकार से पहले ब्रिटेन में हुआ करती थी और एक प्रकार से एक एलीट वर्क के लिए होती थी, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अब एक प्रकार से भारत के अंदर इनको ओपन कर मतलब ब्रिटेन के अंदर इनको ओपन एग्जामिनेशन के रूप में स्टार्ट किया गया और एक प्रकार से वहाँ पे अगर हमने देखे तो अब इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। लेकिन ये फिर भी अभी तक भी इंडिया के अंदर इनको एग्जामिनेशन को साइमल्टेनियसली यहाँ पे नहीं करवाया जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस, कि अब जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस होंगे उनको बिल्कुल सेपरेशन कर दिया गया। साथ ही में जो लॉ मेंबर था उसको गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एज ए फुल मेंबर इसको या फिर एक परमानेंट मेंबर के रूप में उसको घोषित कर दिया गया। जिसके बाद जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था, जो इंडियन लेजिस्लेचर्स थे, उनको भी एक प्रकार से इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया कि अब इंडियंस भी एक प्रकार से लेजिस्लेचर्स के रूप में यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। और साथ ही हम बात करते हैं जो द लेजिस्लेटिव विंग कैम टू बी नोन एज द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो एक प्रकार से जो सेंट्रल लेवल के ऊपर जो लेजिस्लेटिव विंग होगी उसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाएगा। साथ ही में अगर हम देखें
तो अगर लेजिस्लेटिव किसी प्रकार का कोई बिल पारित करती है तो उसके लिए गवर्नर जनरल के पास एक वीटो पावर भी दिया गया, जिससे कि वो एक प्रकार से किसी प्रकार के बिल को वीटो करके एक प्रकार से उसको रोक सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1858। एक प्रकार से हम देखते हैं तो तब तक जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हो चुका था, और जिसके अंदर अगर हम देखते हैं तो उसके बाद में जो गवर्नमेंट थी, जो कंपनी थी उसकी जो जितने भी पावर्स उनको एड कर चुकी थी। तो द 1857 had exposed the company's limitations in administrating under a complex situation। ये किसी प्रकार की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लाइक जैसे 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, ऐसी सिचुएशन की ने कंपनी की जो भी एक प्रकार से जो लिमिटेशंस थी एडमिनिस्ट्रेशन करने की, उसको एक प्रकार से एक्सपोज कर दिया, और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी वो इसने अपने कंट्रोल में लेना अब ठीक समझा। टिल देन देयर हैड नॉट बीन मच अकाउंटेबिलिटी, वहाँ पे तब तक किसी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। इसलिए अगर हम देखें तो 1858 के अंदर जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई किया गया, और साथ ही में कहा गया कि इंडिया वाज टू बी गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ द क्राउन थ्रू ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ए काउंसिल ऑफ 15, कि अब से इंडिया डायरेक्टली कंट्रोल में होगा, जो क्राउन है उसके कंट्रोल में डायरेक्टली होगा। साथ ही में जो क्राउन है उसको सपोर्ट करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होगा, और उनके पास एक काउंसिल होगी जिसमें कि 15 मेंबर्ड एक काउंसिल होगी। तो ये सब जो ब्रिटिश के जो क्राउन थी उनको सपोर्ट के लिए कहा गया। साथ ही में बात करते हैं द फाइनल डिसीजन वाज टू बी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द काउंसिल वाज बी जस्ट एडवाइजरी इन नेचर, की जो काउंसिल है, जो 15 मेंबर काउंसिल है, वो सिर्फ एडवाइजरी होगी, जिसमें अगर हम देखें तो मेन डिसीजन होगा या फिर जो फाइनल डिसीजन होगा वो सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ही एक प्रकार से माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो गवर्नर जनरल थे वो एक प्रकार से वाइसरॉय बन गए। जो गवर्नर जनरल थे उनको अब वाइसरॉय के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं तो अजम्पशन ऑफ पावर बाय क्राउन वाज वन ऑफ द फॉर्मेलिटी रेदर देन सब्सटेंस, कि अगर हम देखें तो ये जो अजम्पशन ऑफ पावर था या फिर जो दुनिया को बताया गया था कि अब से जो एक प्रकार से जो पावर्स हैं वो क्राउन के कंट्रोल में होंगे, ये बात अगर हम देखें तो एक फॉर्मेलिटी थी, ना कि एक प्रकार किसी प्रकार का कोई सब्सिस्टेंस था। क्योंकि अगर देखें तो जो क्राउन थी वो अगर 1773 से ही एक प्रकार से हम देखते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है भारत का वो अपने कंट्रोल में लिए हुए थी, और वो धीरे धीरे उसको एनलार्ज किए जा रहे थे। और अगर हम देखते हैं 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसकी वजह से उन्हें यह बड़ा मौका मिला और उन्हें एक प्रकार से कंपनी को अबोलिश कर दिया, और कंपनी का जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और जो सिविल और जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के पावर थे उनको खत्म कर दिया गया। और साथ ही में उनको एक प्रकार से कंट्रोल में लेने के बाद जो अब क्राउन का डायरेक्टली वहाँ पे नाम हो गया, जिसके बाद इट गेव ए डिसेंट बरियल टू एन ऑलरेडी डेड हॉर्स द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, कि उन्होंने एक प्रकार से पहले से ही एक प्रकार से मृत घोषित व्यक्ति या फिर एक प्रकार से मृत घोषित घोड़े को एक प्रकार से उन्होंने उसको दबा दिया या फिर उसे दफना दिया। जैसे कि जो कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन था, क्योंकि कंपनी पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन भारत का नहीं संभाल रही थी, क्योंकि क्राउन इनडायरेक्टली भारत का कंपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको संभाल रहा था, जिसमें वो कंपनी एक प्रकार से इंटरमीडिएट के रूप में वर्किंग कर रही थी। लेकिन अब जो गवर्नमेंट थी या फिर जो क्राउन था उसने एक प्रकार से डायरेक्टली कंट्रोल भारत का ले लिया था। तो इस प्रकार से हम देखें तो आज आज हमने देखा कि जो हमारे जो 1858 तक और जो 1773 से लेके 1858 तक जितने भी एक प्रकार से इनके लेजिस्लेशंस आए, जितने भी इनके रूल्स आए, तो उनमें किस किस प्रकार के बदलाव किए गए, और किस प्रकार से 73 से लेके एक बार से हम देखते हैं 1858 तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कंटिन्यूसली अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो एक प्रकार से अदर जो पावर्स थे उनको कंटिन्यूसली इंक्रीज करती गई, और हम देखते हैं कि जो कंपनी थी उसको धीरे धीरे वो एक प्रकार से खत्म करती गई। तो ये हमने आज इसके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो 1858 के बाद में जो भी रूल्स आए, लाइक देखें हम देखते हैं काउंसिल्स एक्ट 1861, उसके बाद में इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, और उसके बाद में अदर जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, और लास्ट इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो तब तक आगे अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।